वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के कुछ पार्ट्स जो बाकी थे, जिसमें से हम पढ़ेंगे आज पहले एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड द अपैरेंट रैंडम वेवरिंग और फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग अबव अ फायर और अ रेडिएटर। आपने देखा होगा ज़्यादातर कि जब भी किसी आप कोई जगह जहाँ से बहुत गर्म यानी कि आग जैसे जल रही है, या फिर रेडिएटर यानी कि गाड़ी का जो रेडिएटर गर्म हो जाता है तो उसके अंदर से जब धुआं निकलता है, या फिर कहीं आग लगी है और उसके कारण जो धुआं ऊपर उठ रहा है, उसमें से जब आप दूसरी चीज़ें देखते हैं, उसके पार देखते हैं, तो आपको लगता है कि वो जो चीज़ें हैं वो फ्लिकर कर रही हैं, यानी कि वो झूम रही हैं, मूव कर रही हैं, या वेवरिंग यानी कि मूवमेंट शो कर रही हैं। वो चीज़ें एक जगह पर स्थिर रही हैं, वो हिल रही हैं। द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। जो हवा जो रहती है फायर के ऊपर, जैसे जो आग जल रही है उसके ऊपर जो तुरंत ऊपर जो एयर है वो क्या रहेगी, वो हॉट रहेगी। जो हवा थोड़ी ऊपर है वो कम गर्म रहेगी, यानी कि जो आग के पास होगी हवा वो जल्दी गर्म होगी, और जो दूर होगी वो थोड़ा धीरे गर्म होगी। द हॉटर एयर इज़ लाइटर। जो हवा गर्म होती है वो कैसी होती है, लाइट होती है। देन द कूलर एयर। जो ठंडी हवा है वो भारी होती है, और जो गर्म हवा है वो हल्की होती है। एंड हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर। हॉटर एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो भी कम रहता है एज़ कम्पेयर टू कूलर एयर, यानी कि कूलर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू हॉट एयर। सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम दैट इज एयर आर नॉट स्टेशनरी, द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम दैट इज एयर। रिफ्रैक्टिव मीडियम क्या है यहाँ पर, एयर। एयर रिफ्रैक्टिव मीडियम क्यों है, क्योंकि हम एयर के अंदर से पार देख रहे हैं। हवा के अंदर से हम पार देखते हैं, यानी कि हमारे आजू बाजू हवा तो है ही, हम उसके अंदर से पार देख रहे हैं। तो उसकी फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो स्टेशनरी नहीं है, वो समय समय पर बदलती रहती हैं। द अपरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट्स। इस कारण से जो हम एयर के अंदर से, हॉट एयर के अंदर से जो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी कि वो मूवमेंट शो करता रहता है, यानी कि हिलता हुआ हमें दिखाई देता है। दिस वेवरिंग इज दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये जो वेवरिंग, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये किसका इफेक्ट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का इफेक्ट है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑन अ स्मॉल स्केल इन आर लोकल एनवायरनमेंट। और ये बहुत ही छोटे लेवल पर हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज अ सिमिलर फिनोमिनन। आपने ट्विंकलिंग, तारों को चमकते हुए देखा होगा, वो भी जो है ये इसी तरीके का एक फिनोमिनन है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये किस कारण से होता है, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही रिजल्ट है। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जो स्टार की लाइट है, जो रोशनी वहाँ से आती है, वो जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्शन। ये कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होता है जब तक ये अर्थ के ऊपर ना पहुँच जाए, टिल इट रीचेज द अर्थ। जब तक ये अर्थ पे ना पहुँच जाए तब तक इसका रिफ्रैक्शन कंटिन्यूस होता रहता है। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ये होता रहता है कहाँ पर, मीडियम के अंदर। कैसा मीडियम, जो कि कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्टार लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, वो बेंड कर देता है किसको, स्टार लाइट। स्टार से आने वाली लाइट को वो बेंड कर देता है टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। नॉर्मल आप जानते हैं, जो लाइन हमने पीछे देखी थी उसको नॉर्मल कहा जाता है। तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर देता है, नॉर्मल से दूर नहीं, नॉर्मल की तरफ उसको बेंड कर देता है। द अपरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजिशन। इसी कारण से जो अपरेंट पोजिशन रहती है स्टार की वो थोड़ी सी अलग रहती है उसकी एक्चुअल पोजीशन से। सपोज स्टार हमारा यहाँ पर है, लेकिन उसकी पोजीशन जो है, अपरेंट पोजीशन, वो थोड़ी अलग दिखाई देगी। द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर अबव देन इट इज इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजॉन। जब हम उसको देखेंगे तो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, हायर यानी कि ऊंचाई पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो स्टार है, एक्चुअल में स्टार की पोजीशन ये है। तो जब यहाँ से ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करके ये रे जब आएगी तो ये नॉर्मल की तरफ मूव होती रहेगी। नॉर्मल कहाँ है, जो हम
जानते हैं कि नॉर्मल रहती है, जो कि एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद जो रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, हम उसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये जो स्टार लाइट है जब ये एंटर होगी तो ये हमारी आँखों में जाने के बाद ये हमें कहाँ दिखाई देगा, स्टार थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, यानी कि वो थोड़ा ऊंचाई पर दिखाई देगा उसकी एक्चुअल पोजीशन से। फर्दर दिस एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज़ नॉट स्टेशनरी, और जो एपरेंट पोजीशन है स्टार की ये भी स्टेशनरी नहीं है। ये भी आपको याद रखना है कि जो एपरेंट पोजीशन, ये जो आप पोजीशन आप देख रहे हो, ये ऐसा नहीं है स्टार आपको यहीं दिखाई देगा, ये चेंज होता रहेगा, बट कीप्स ऑन चेंजिंग, ये पोजीशन बदलती रहेगी। क्यों? बिकॉज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोसफियर आर नॉट स्टेशनरी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फिजिकल कंडीशन यानी कि हमारे एटमोसफियर के अंदर टेम्परेचर है, एयर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब सेम नहीं है, कंडीशन हमेशा एटमोसफियर में बदलती रहती है। एज वॉज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ, सिंस द स्टार्स आर वेरी डिस्टेंट दे अप्रोक्सीमेट point size source of light, as the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers. The star sometimes appears brighter and at some other time fainter, which is the twinkling effect. अब होता क्या है यहाँ पर, अब जो स्टार है ऊपर, ये स्टार से जो रोशनी आ रही है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और हमें जो पोजीशन है स्टार की वो थोड़ा ऊंचाई पर दिखाई देती है, और हमारी जो यहाँ की कंडीशंस है अर्थ की, एटमॉस्फेयर की, वो समय दर समय बदलती रहती हैं। एज वॉज द केस इन द प्रीवियस, सिंस द स्टार्स जो है वो हमसे बहुत दूर हैं, बहुत, आप जानते हैं कि सन हमारे बहुत पास है लेकिन स्टार्स बहुत दूर हैं। दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट, इनका जो साइज सोर्स ऑफ लाइट रहता है, आप जानते हैं तारे आपको कैसे दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, नहीं, वो सिर्फ आपको पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं, एक डॉट की तरह। एज द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली, अब स्टार्स जो हैं उनसे जो हमें आने वाली लाइट है वो एकदम पॉइंट जैसी दिखाई देती है, एकदम पॉइंट साइज, बहुत छोटी सी दिखाई देती है, डॉट की तरह, और इनसे आने वाली जो लाइट है वो वेरी करती रहती है, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर बदलाव आता है, थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है। इस कारण से जो उसकी पोजीशन है स्टार की वो फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कि उसकी पोजीशन हमेशा आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी, कभी थोड़ा सा इधर इधर थोड़ा थोड़ा वो चेंज आता रहेगा, जिससे क्या होता है कि जो लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है वो फ्लिकर करती है, वो भी चेंज होती रहती है, क्योंकि ऊपर से आने वाली जो रोशनी है उसमें अगर थोड़ा बदलाव आएगा तो हमारी आंखों में आने के बाद भी ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगी। और इसी कारण से कभी तो हमें स्टार कैसा दिखेगा, बहुत ही ब्राइट दिखेगा। आप नोटिस करिएगा शाम को जब आप छत पे बैठ के देखिएगा स्टार्स को, तो आपको कभी तो वो स्टार बहुत ब्राइट दिखेगा और कभी कभी वही स्टार आपको थोड़ा फेंटर दिखेगा, यानी कि थोड़ा कम दिखेगा। यही इसी को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट। बड़ा दिखना मतलब ज़्यादा चमकना, और जब वो कम दिखेगा मतलब वो धीमा हो रहा है, यानी कि फ्लक्चुएट होता रहेगा, टिमटिमाता रहेगा। तारे टिमटिमाना बोलते हैं ना, तारा टिमटिमाता है, यानी कि कभी वो बड़ा होगा कभी वो छोटा होगा, टिमटिमाता रहेगा। वाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल, तो फिर प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर, क्योंकि प्लैनेट्स हमारे बहुत नज़दीक हैं, and are thus seen as extended sources. If we consider a planet as a collection of a large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point-sized sources will average about to zero, thereby nullifying the twinkling effect. तारे हमारे बहुत ही पास हैं, जिस कारण से अगर उसमें से आने वाली रोशनी हमारी आंखों में एंटर करेगी, लाइट जो है हमारी आंखों में एंटर करेगी, वो लगभग ज़ीरो की तरह ही मानी जाएगी। इस कारण से ट्विंकल इफेक्ट ये शो नहीं करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में यही है कि ये हमारे से नज़दीक है काफ़ी, जिस कारण से ये जब ऊपर से आते हैं तो हमें इसकी जो लाइट है वो हमारी आंखों में एंटर होती है, तो ये वेरिएशन शो नहीं करते जैसे स्टार्स करते हैं, इस कारण से हमें चमकते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। जब सूर्य उदय होता है, यानी कि जब सूरज उगने का टाइम होता है, उससे 2 मिनट पहले ही हमें सूरज दिखाई देने लगता है। एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और जब सूरज डूबने वाला होता है तो उसके भी 2 मिनट बाद वो हमको दिखाई देता है। बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये क्यों होता है? क्योंकि ये भी एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन बाय द सन। अब एक्चुअल में जो सनराइज का मतलब होता है कि सूरज जो है वो हॉरिजॉन को क्रॉस कर चुका है।
नाउ दिस फिगर शोज द एक्चुअल अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन। यहाँ पर आपको सन की पोजीशन देखने को मिलेगी इस पिक्चर में। द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपरेंट सनसेट इज 2 मिनट्स। जो डिफरेंस रहता है एक्चुअल सनसेट, जो रियल में सनसेट हुआ वो, और अपरेंट सनसेट यानी कि जो हमको दिखाई देता है, उन दोनों के बीच में 2 मिनट का गैप रहता है। द अपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू द सेम फिनोमेनन। ये भी रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है कि जब वो उगता है तो हमको 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, और जब वो डूबता है तो 2 मिनट बाद तक हमको दिखाई देता रहता है। अब यहाँ पर आप इस पिक्चर को देख के थोड़ा समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ही होता है। जब सूरज ऊपर आता है, देखिए ये हॉरिजॉन है हमारा। अब आप यहाँ से जब इसको देखेंगे तो आप इसको इस लेवल के नीचे नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ये देखिए ये रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन होगा जिस कारण से हमको ये ऊपर दिखाई देगा। नाउ दिस इज द अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन, दिस इज नॉट द रियल पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सन अगर यहाँ पर रहेगा उगने से पहले, जब ये उग रहा है तो ये यहाँ पर जब आया तो एटमॉस्फेयर के साथ इसका रिफ्रैक्शन हुआ, देखिए यहाँ पर ये टकरा के ऊपर हमको दिखा, तो जब हम इसको देखेंगे तो हमें यहाँ दिखाई देगा। तो इस प्रकार ये हमें उगने से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। वैसे ही जब ये डूब जाता है तो डूबने के बाद जब डूबता है तब भी इसकी पोजीशन यहीं पे रहती है। जब ये डूबता है सूरज तो यहाँ पर पोजीशन आती है, तब भी ये रिफ्रैक्शन शो करता है, तो हमें अब ये डूब चुका है लेकिन फिर भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। अब जब ये और थोड़ा नीचे चला जाएगा तो ये पोजीशन इसकी और नीचे आ जाएगी और ये हमें कम्प्लीटली दिखना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2 मिनट का लगभग डिफरेंस हमें दिखाई देता है इस सब फिनोमेनन के अंदर। तो चलिए चलते हैं आगे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर। The interplay of light with objects around us give rise to several spectacular phenomena in nature. The blue color of the sky, color of the water in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and the sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with. जो सूरज, जो हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, जो लाइट फैलती है, ये एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर फिनोमेना कहा गया है। इसी के कारण से जो हमारी स्काई है वो हमको कैसी दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है। हमारा जो डीप वाटर का जो कलर है, सी वाटर है, वो हमको कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। सन जो है वो रेड दिखाई देता है, और सनसेट और सनराइज़ के समय ये हमें रेड दिखाई देता है। यानी कि ये सब फिनोमेनन जो हैं ये हमको दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो कैसे हमें अलग अलग कलर्स देती हैं। अब इसके लिए भी हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। इन द प्रीवियस क्लास यू लर्न अबाउट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल। अगर एक पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट, एक लाइट की बीम जो है वो पास हो रही है किस में से, ट्रू सॉल्यूशन में से पास हो रही है, तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, नॉट विजिबल। हाउएवर इट्स पाथ बिकम्स विजिबल, लेकिन उसका पाथ हमको जरूर दिखाई देगा लेकिन वो विजिबल नहीं रहेगी थ्रू अ कोलोइडल सॉल्यूशन वेयर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज रिलेटिवली लार्ज। जहाँ पर साइज ऑफ पार्टिकल्स का साइज कैसा रहेगा, लार्ज रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड जो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर टिंडल इफेक्ट। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, हेट्रोजीनियस, यानी कि यहाँ पर अलग अलग चीज़ें मिली हुई हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अलग अलग माइन्यूट पार्टिकल्स। दिस पार्टिकल्स इंक्लूड, इसके अंदर क्या है, स्मोक है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, ये सब चीज़ें हैं। When a beam of light strikes such fine particles, the path of the light beam becomes visible. जब बीम ऑफ लाइट, जब लाइट की जो किरणें हैं वो इनके साथ टकराती हैं, इन पार्टिकल के साथ टकराती हैं, तो ये जो उनका जो पाथ है, उनका जो रास्ता है वो विजिबल हो जाता है, दिखाई देने लगता है। द लाइट रीचेज अस, और लाइट हमारे तक पहुंचती है आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजली बाय दीज पार्टिकल्स। तो ये जो लाइट जो हम देखते हैं लाइट हमारे तक पहुंचती है वो इन्हीं पार्टिकल्स के साथ टकराने के बाद ही पहुंचती है। द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। इससे टिंडल इफेक्ट पैदा होता है। टिंडल इफेक्ट क्या है वो हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। दिस फिनोमिनन इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम। अगर एक रूम है जिसके अंदर धुआं है, जब ये लाइट उसके अंदर पास होगी थ्रू अ स्मॉल होल, एक होल में से, आपने देखा होगा घर के कमरे के अंदर, आप जब एक बंद कमरा रहता है, सपोज ये आपका एक बंद कमरा है, इसके अंदर एक छोटा सा होल है। अब मैं यहाँ पर एक कमरा आपको बना के एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये रूम है आपका और यहाँ पर एक छोटा सा होल है जिसमें से रोशनी, तो जब सूरज की रोशनी इसमें से पास होगी
तो ये ऐसे आपको दिखाई देगी। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, इस प्रकार से आपको दिखाई देती है और इसके अंदर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देंगे घूमते हुए, यानी कि डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो कोई भी पार्टिकल्स वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये आपको लाइट का रास्ता बता रहा है कि लाइट इधर से आ रही है और यहाँ जा रही है। यानी कि ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ओनली। यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं ये उस लाइट को उससे टकरा कर उसको उसके पाथ को विजिबल कर रहे हैं, उसका पाथ हमको विजिबल हो रहा है। इस इफेक्ट को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। इसको टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। The scattering of light makes the particles visible. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. Tyndall effect को आप और कहाँ देख सकते हैं? रूम के अंदर तो देख लिया आपने, बंद कमरे के अंदर जहाँ पर एक छोटे होल से लाइट पास हो रही, कैनोपी, यानी कि ऐसे बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि बहुत ही घने पेड़ हैं, घना जंगल है, तो वहाँ पर जो पेड़ों की पत्तियों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह रह जाती है, तो वहाँ से जब लाइट पास होती है तो आपको दिखाई देता है। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर्स लाइट। यहाँ पर जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स रहती हैं पानी की, वो लाइट को स्कैटर करती हैं। द कलर ऑफ द स्कैटर लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। अब लाइट का कलर जब वो स्कैटर हो रही है तो इसका मतलब उसका रंग भी बदलना चाहिए, लेकिन वो स्कैटर्ड लाइट की जो कलर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। जो पार्टिकल्स हैं उसके साइज के ऊपर। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। जो फाइन पार्टिकल छोटे छोटे रहते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, जबकि बड़े पार्टिकल्स रहते हैं वो लाइट को करते हैं स्कैटर जो कि लॉन्ग वेवलेंथ की होती है। इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज इनफ देन द स्कैटरिंग लाइट में इवन अपीयर वाइट। अगर स्कैटरिंग पार्टिकल्स का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो जो लाइट रहेगी वो वाइट ही रहेगी, वो बदलेगी नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। वाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। स्काई जो है हमें ब्लू क्यों दिखाई देती है? स्काई का कलर ब्लू होने का क्या कारण है? तो इसके लिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. जो एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरे फाइन पार्टिकल्स जो एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, उनका साइज जो है दैट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की वेवलेंथ से उनका साइज कम रहता है। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ये शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट्स को स्कैटर करने में ज़्यादा कारगर हैं। एट द ब्लू एंड देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। जो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट्स रहती हैं, जैसे कि रेड हो गई है, दैट इज़ अ लॉन्ग वेवलेंथ रेड, तो उसको ये कम स्कैटर करता है, लेकिन ब्लू एंड यानी कि ऐसी जो वेवलेंथ वाली लाइट जो कि काफ़ी छोटी वेवलेंथ वाली हैं, जैसे कि ब्लू लाइट है, उनको ये ज़्यादा स्कैटर करता है। द रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट। यानी कि ब्लू लाइट जो है उसकी वेवलेंथ जो है उससे 1.8 गुना ज़्यादा वेवलेंथ है रेड लाइट की। दस व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, इस कारण से जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में से पास होती है, द फाइन पार्टिकल्स इन एयर, हवा के अंदर जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर कर देते हैं ब्लू कलर को। क्या करते हैं? वो ब्लू कलर को स्कैटर कर देते हैं, क्योंकि ब्लू कलर कैसा है? शॉर्टर वेवलेंथ वाला है, तो ब्लू कलर को की वेवलेंथ को स्कैटर कर देते हैं मोर स्ट्रांगली देन द रेड। अब रेड जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ वाला कलर है, यानी कि रेड का कैसा है? लॉन्ग वेवलेंथ है और ब्लू का शॉर्ट वेवलेंथ है, इसलिए शॉर्ट वालों को वो स्कैटर कर देते हैं। द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स अवर आइज। और जो ब्लू लाइट जो स्कैटर हुई है वो कहाँ एंटर हो जाती है? वो हमारी आंखों में एंटर होती है। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, इसी कारण से हमको ये जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता, देयर वुड नॉट हैव बीन एनी स्कैटरिंग, तो यहाँ पर स्कैटरिंग भी नहीं होती। देन द स्काई वुड हैव लुक डार्क, तो स्कैटरिंग नहीं होती तो स्काई हमको डार्क, काले रंग की दिखाई देती। द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई अल्टीट्यूड्स। जो हाई अल्टीट्यूड, ऊंचाई पर उड़ रहे हैं जो पैसेंजर्स यानी कि प्लेन्स के अंदर, उनको जो हमारी स्काई है वो कैसी दिखाई देती है? डार्क दिखाई देती है। एज स्कैटरिंग इज़ नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स, क्योंकि इतनी हाइट के ऊपर स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है, इस कारण से उनको क्या दिखाई देता है? वहाँ पर स्काई डार्क कलर का दिखाई देता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट डेंजर सिग्नल लाइट आर रेड इन कलर। डू यू नो वाई? द रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक, क्योंकि रेड जो है वो ज़्यादा स्कैटर नहीं होता है फॉग या स्मोक से। देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस।
इसको हम दूर तक सेम कलर में देख सकते हैं। आप जानते हैं आपकी गाड़ी की जो बैक लाइट्स रहती हैं वो भी रेड कलर की रहती हैं, वो इसीलिए कि इसको दूर से देखा जा सके। तो यहाँ पर कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो शॉर्ट वेवलेंथ वाले कलर को स्कैटर कर देता है और लॉन्ग वेवलेंथ वाले कलर है जैसे कि रेड है उसको स्कैटर नहीं कर पाता है। इस कारण से जब एटमॉस्फेयर से ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है तो वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। कलर्स ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। अब सन का कलर जो है वो सनराइज और सनसेट के समय लाल क्यों दिखाई देता है? यू हैव सीन स्काई एंड सन एट सनसेट एंड सनराइज, हैव यू वंडर व्हाई द सन एंड द सराउंडिंग स्काई अपीयर्स रेड? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, चलिए देखते हैं क्या है। You will find fine microscopic sulfur particles precipitating in about 2 to 3 minutes। अब इसके लिए हम इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई का लास्ट टॉपिक्स हमारे जो बाकी थे वो कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। अब कलर जो है सन का वो सनराइज और सनसेट के समय कैसा रहता है, लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, जो सराउंडिंग जो स्काई रहती है वो भी थोड़ी रेडिश दिखाई देती है, इसका क्या कारण है वो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए हम क्या करना होगा, एक्टिविटी बताई गई है। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग सोर्स एस ऑफ वाइट लाइट एट द फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। हमें क्या करना है, पहले एक स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स यानी कि वाइट लाइट का सोर्स हमें इस्टेब्लिश करना है। कहाँ पर? एस पे। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग लाइट का सोर्स स्टेबल करना है। चलिए कर दिया हमने वो भी। इसके बाद ये L1 लेंस में से पास होना चाहिए। ये है हमारा लेंस L1, ये लाइट सोर्स है, ये L1 लेंस में से पास होगा। द लेंस प्रोवाइड्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। लेंस में से जो बीम निकलेगी वो कैसी निकलेगी, वो निकलेगी बिल्कुल पैरेलल। आप देख रहे हैं पैरेलल ही जा रही है। अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक। इसमें से ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक है जिसको हम T से जानते हैं, यहाँ पर जिसको बताया गया है T से, हम उसमें से इसको पास होने देंगे। तो देखते हैं क्या है ये, थोड़ा मुझे छोटा करना पड़ेगा इसे। चलिए अब हम इसको देख सकते हैं ध्यान से। तो क्या करेंगे हमने यहाँ पर एक लाइट सोर्स लिया, उसको L लेंस है जो उसमें से पास करवाया। अब क्या करना है, अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक। ये आप देख रहे हो ये T जो लिखा हुआ है, आप यहाँ पर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये टैंक है। कैसा टैंक है? ग्लास टैंक है, क्लियर वाटर है इसके अंदर, इसमें से ही पास होंगी। अलाउ द बीम ऑफ लाइट टू पास थ्रू अ सर्कुलर होल। उसके बाद एक हम सर्कुलर होल लेंगे। आप सी देख रहे हैं ये सर्कुलर होल है, मेड इन अ कार्डबोर्ड। ये किस में बना हुआ है? कार्डबोर्ड में बना हुआ है। ऑब्टेन शार्प इमेज ऑफ द सर्कुलर होल ऑन अ स्क्रीन MN यूजिंग अ सेकेंड कन्वर्जिंग लेंस L2। हम एक लेंस हमने यहाँ लिया था, दूसरा लेंस हम यहाँ पर लेंगे और जब ये बीम ये लाइट जो है इसमें से पास होंगी तो एक पॉइंट पर जाकर ये मिलेंगी। एक हमारे पास स्क्रीन है जिसको नाम दिया हमने MN। जब ये लाइट यहाँ पर जाकर मिलेगी तो हमें यहाँ पर इमेज मिलेगी। डिजॉल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थियोसल्फेट। अब लगभग 200 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट जो है उसके अंदर मिला दीजिए इन अबाउट 2 लीटर ऑफ वाटर। कितने वाटर के अंदर? 2 लीटर पानी के अंदर हमें डालना है सोडियम थियोसल्फेट इस टैंक के अंदर। ऐड अबाउट 1 to 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर लगभग 1 से 2 ml हम इसके अंदर डालेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब इसके बाद हमें क्या देखने मिलता है, यू विल फाइंड फाइन माइक्रोस्कोपिक sulfur particles precipitating in about 2 to 3 minutes. As the sulfur particles begin to form, you can observe the blue light from the 3 sides of the glass tank. This is due to the scattering of short wavelength by minute colloidal sulfur particles. Observe the color of the transmitted light from the 4th side of the glass tank facing the circular hole. It is interesting to observe at first the orange red color and then bright crimson red color on the screen. अब हमने करना क्या है, देखिए जब हमने ये पूरा सेटअप कर दिया इसके बाद हम इसमें क्या मिलाएंगे, थोड़ा हमने मिलाया था इसके अंदर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये प्रेसिपिटेट्स बनाएगा यानी कि प्रेसिपिटेशन शो करेगा, जिससे क्या होगा, ये जो टैंक है इसके 3 तरफ यानी कि जो ये फेस है ये इसके ऑपोजिट फेस यानी कि उस तरफ का और ये फेस जो है, ये तीनों जगहों पे आपको इन तीनों साइड पे आपको कौन सा कलर दिखाई देगा,
आपको ब्लू कलर दिखाई देगा। कौन सा कलर दिखाई देगा? ब्लू कलर, ब्लू लाइट दिखाई देगी यहाँ पर। और जो चौथी साइड रहेगी यानी कि ये साइड रहेगी, जो इस साइड अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा पहले ऑरेंज रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर और फिर ब्राइट क्रिम्सन कलर, यानी कि अलग अलग कलर आपको इस तरफ देखने को मिलेंगे। रेड कलर ऑन द स्क्रीन, यानी कि ये कलर्स आपको दिखाई देंगे जिसमें से आपको स्क्रीन के ऊपर ये सब कलर्स मिलेंगे यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया इसमें। दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट्स द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द ब्लूइश कलर ऑफ द स्काई एंड द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट द सनराइज ऑफ द सन और द सनसेट। अब इस एक्टिविटी से हमको पता लगता है कि जो स्काई है ब्लूइश क्यों होती है, और सनराइज और सनसेट के समय हमें जो सन है वो कैसा दिखाई देता है? रेडिश दिखाई देता है। लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पासिस थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर। अब जो हॉरिजन यानी कि जो हमारा हॉरिजन है उसके पास से जब सूरज उगता है डूबता है तो उसकी जो रोशनी है वो थिक लेयर ऑफ एयर में से पास होती है, यानी कि यहाँ पर एयर की लेयर कैसी रहेगी? थिक रहेगी। एंड लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमोसफियर, और उसको लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ता है बिफोर रीचिंग आवर आइज। इसको देखिए, दो यहाँ पर खामियां मिल गई। पहला ये कि जो लेयर ऑफ एयर रहेगी, हवा की जो लेयर है वो थोड़ी मोटी रहेगी और डिस्टेंस भी लार्ज इसको कवर करना पड़ेगा। हाउएवर लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। अब ये जो यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा करना पड़ेगा और थिक रहेगा, और अगर आप यहाँ से देखते हैं तो दिस इज़ लेस, ये काफ़ी कम होगा डिस्टेंस। लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड। क्योंकि दोपहर के समय जब 12 बजते हैं तो सन हमारे सर पे रहता है, एकदम ओवरहेड रहता है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है। इस समय हमें सन लगभग वाइट कलर का दिखाई देता है। नियर द हॉरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स आर स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। लेकिन जब ये हॉरिजन पे होता है यानी कि डूबता है या उगता है, उस समय ज़्यादातर ब्लू लाइट और दूसरे शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट जो है वो स्कैटर कर दी जाती हैं बाय द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो है एटमॉस्फेयर के अंदर वो उनको क्या करते हैं? स्कैटर कर देते हैं। Therefore the light that reaches our eyes is of longer wavelength। इस प्रकार से वो लाइट तो स्कैटर हो गई, तो हमारी आंखों में जो लाइट पहुंचती है वो कौन सी लाइट रहती है? विद लॉन्ग वेवलेंथ। दिस गिव्स राइज टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। तो इस प्रकार से हमें सन जो है वो कैसा दिखाई देता है? रेडिश दिखाई देता है, क्योंकि जो बाकी कलर हैं उनको शॉर्ट वेवलेंथ वाले कलर्स को स्कैटर कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो यहाँ पर जो सन है जब उसकी इमेज वो हमारी आंखों में पहुँचती हैं वो रेज, तो हमें वो लार्ज वेवलेंथ वाली रेज होती हैं, तो हमें वो इसीलिए उस समय रेडिश दिखाई देता है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्द ही आपके पास आऊँ इसके क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन लेकर, तो वेट करिएगा मेरे अगले वीडियो का। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए।